आज की क्लास में हम बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म पढ़ेंगे जो बीएमएस थर्ड फेज के सिलेबस में रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक के सिलेबस में है। ये 13th पॉइंट है, 13वां पार्ट है। ये बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म, इसका मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो रिसर्च और स्टैटिस्टिक में काम आए, ऐसे शब्द। तो ये बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म्स वो होते हैं जो फंडामेंटल बेसिक्स के कॉन्सेप्ट को रिसर्च में कलेक्ट करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, और इंटरप्रेट डाटा तो उसके रिजल्ट को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ये एसेंशियल होते हैं, क्योंकि सबूत के आधार पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ शब्द यूज होते हैं, उसे कहते हैं हम बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म्स। तो सिंपल बात में बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म वो होते हैं जो रिसर्च और स्टैटिस्टिक में हम यूज करते हैं, जो हमें जानकारी या डाटा को इकट्ठा करने में, उसको समझने में और उसके मैथमेटिकल फार्मूला लगाकर वहां पर रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट को समझने में काम आए, जो हमें सबूत के आधार पर मेडिसिन बनाने के लिए या मेडिसिन देने के लिए पेशेंट्स में, मेडिसिन प्रैक्टिस में, तो उसे कहते हैं हम बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म्स। तो यहां पर मेनली 4 टर्म्स आते हैं सिलेबस के हिसाब से। पहला है पॉपुलेशन, दूसरा सैंपल एंड सैंपलिंग, और तीसरा है वेरिएबल्स, चौथा है एट्रीब्यूट। ये 4 शब्दों के मीनिंग हम समझेंगे। पहली चीज है पॉपुलेशन। तो रिसर्च में हम पॉपुलेशन किसे कहते हैं? सिंपल बात में पॉपुलेशन, मान लीजिए एक हमारे एरिया का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर कितने डायबिटीज, मधुमेह के पेशेंट हैं, वो सभी पेशेंट को हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो सिंपल बात है कि उसमें जितने भी हॉस्पिटल में जितने भी लोग डायबिटीज के हैं, जिसपे हम रिसर्च करने वाले हैं, वो है हमारा पॉपुलेशन। या कोई हाइपरटेंशन का है, जिसको ब्लड प्रेशर है, अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल मान लीजिए 2000 पेशेंट्स अटेंड हुए जो रेगुलर जो बीपी के लिए आते हैं, तो उनको हम कहेंगे पॉपुलेशंस। तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन होता है कि पॉपुलेशन इज ए एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो सभी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वेशन हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। जैसे मैंने अभी बताया कि सबको शुगर होना चाहिए डायबिटीज में, सबको हाइपरटेंशन, इस तरह से कॉमन कैरेक्टर अबाउट विच रिसर्चर वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन, क्योंकि रिसर्च को सभी में समानता होनी चाहिए जो कंक्लूजन मिले, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? A population is an entire group of individual, object or observation having common character about which researcher want to draw conclusion. This is called as a population. Example, उदाहरण में मान लीजिए कि all patients with diabetes attending to hospital. कोई हॉस्पिटल में जितने डायबिटीज पेशेंट आ रहे हैं वो सभी क्या आएंगे यहाँ पर के पॉपुलेशन। या दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि all BMS स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका के सभी BMS स्टूडेंट्स, ये पॉपुलेशन जिसपे हम ट्रायल करने वाले हैं, जिसपे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्या इसका इंपॉर्टेंस है? प्रोवाइड द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग ए सैंपल। तो इनमें से ही हम सैंपल लेते हैं, तो इसका फायदा है। और रिप्रेजेंट द टारगेट ग्रुप फॉर रिसर्च। तो इस हम जो रिसर्च करने वाले हैं, तो हम उस पे टारगेट, उस ग्रुप पे टारगेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने डायबिटीज के पेशेंट आ रहे हैं, वो सभी हमारे टारगेट के ग्रुप हैं, तो रिप्रेजेंट द टारगेट ग्रुप ऑफ रिसर्च। तो इसे कहते हैं हम पॉपुलेशन। तो अगला जो शब्द आता है वो है सैंपल और सैंपलिंग। तो हम सैंपल किसे कहते हैं और सैंपलिंग किसे? तो पहला शब्द है सैंपल। सैंपल इज ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर कंडक्टिंग स्टडी। तो जैसे अभी हम समझ गए कि पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास मान लीजिए 1000 पेशेंट आए हैं जिसको डायबिटीज है, जिसको मधुमेह है। उसमें हम सभी 1000 पे हम या कोई 10,000 पे हम हर एक पेशेंट्स को जाके विजिट करना नहीं होता है। हम क्या करेंगे, उसमें से चुनिंदा कुछ 100 लोगों पे ही हम रिसर्च करेंगे। तो उनमें से सिलेक्टेड अगर हम कुछ ले रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सैंपल। तो 1000 या 10,000 या जितने भी पेशेंट है, सभी पे जो होता है हमें रिसर्च करना या ट्रायल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, बहुत लोगों इंक्लूड रहते हैं। क्योंकि हमारे सिटी में जितने भी डायबिटीज है, उन सभी पे करने से अच्छा है कि हम उसमें से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उसमें से चुनिंदा 100 लोग ही सेलेक्ट करते हैं, जिसपे हम अपनी ट्रायल दवाई देते हैं। हम जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो दवाई को हम उन पे देते हैं, उसे कहते हैं सैंपल। तो सिंपल मतलब हुआ
पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना या समझना मुश्किल है, इसलिए उनमें से कुछ चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव को लेते हैं, हम चुनिंदा लोगों को लेते हैं, उससे कहते हैं सैंपल। तो सैंपल क्या है? सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर कंडक्टिंग स्टडी। तो कंडक्टिंग स्टडी करने के लिए लेते हैं। एग्जांपल 100 डायबिटीज पेशेंट सेलेक्टेड फ्रॉम 2000 डायबिटीज पेशेंट अटेंडिंग टू द हॉस्पिटल। तो 2000 हॉस्पिटल में पेशेंट है, 2000 सभी पे करने से थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम 100 पेशेंट ही ले रहे हैं, इसे कहते हैं सैंपल। तो अगला शब्द है कि सैंपलिंग क्या है? तो सैंपल कलेक्ट करने का जो तरीका है या प्रोसेस है, उसी को हम सैंपलिंग कहते हैं। तो सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग इज ए प्रोसेस, एक जरिया है, एक मेथड है जो सेलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो हमारे अभी हम समझ गए कि 2000 डायबिटीज के पेशेंट है, तो 2000 डायबिटीज पेशेंट में आप 100 कैसे लोगे? उसमें कुछ ना कुछ तो रूल्स रहना चाहिए। उन 2000 पेशेंटों में से 100 ही कैसे लोगे? तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर सैंपलिंग करते हैं। तो एक तरीके से हम उसको सैंपल उठाते हैं, तो उसे कहते हैं सैंपलिंग। तो कॉमन मेथड्स हम सैंपलिंग का क्या लेते हैं यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसे कहा जाता है जो सभी पेशेंट्स पे या सभी इंडिविजुअल को चांस दिया जाता है कि सिलेक्ट होना, मतलब इसमें से सभी लोग, किसी का भी नंबर आ सकता है, तो किसी को भी हम, जैसे मान लीजिए लॉटरी है, किसी को भी हम उठा सकते हैं, तो इक्वल चांस रहता है, तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबल है कि ये सब इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है? सभी को चांस नहीं दिया जाता है, उस ग्रुप में से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही चांस मिलता है, ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब हम डिटेल में समझेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। सैंपल रैंडमली सिलेक्टेड, जो या सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो इजी तरीके से एक लॉटरी मेथड्स में से उसमें एक चीटी उठा लिए, 100 पेशेंट्स का नाम डाल दिए, उसमें से गिनिंदा 10 लोगों का ही नाम उठा लिए, तो इस तरह से सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक सैंपलिंग होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक क्या होता है? जैसे 100 पेशेंट्स लाइन में हैं, तो पहले पेशेंट को ले रहे हैं, फिर 10वें पेशेंट को ले रहे हैं, 20वें पेशेंट को ले रहे हैं, जो सुबह से अटेंड किए। तो इस तरह से अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक मेथड फॉलो कर रहे हैं, या ऑड नंबर ले रहे हैं या इवन नंबर ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप 1, 2, 4, 6 ऐसे नंबर ले रहे हैं पेशेंट जो अटेंड करे, तो सिस्टमेटिक होता है। तो ये मेथड से भी हम सैंपलिंग हम ले सकते हैं, सैंपल पॉपुलेशन में ले सकते हैं। अगला होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है? एक लेयर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारे हॉस्पिटल में 100 पेशेंट्स आए, तो स्ट्रैटिफाइड बनाते हैं कि उसमें से मेल्स को सेपरेट किया जाता है एक लेयर में, फिर मेल में से क्या करेंगे, दूसरे राउंड में क्या करेंगे, उसमें से चुनिंदा 20 से 40 साल के लोगों को अलग लेंगे, फिर उससे 20 से 40 साल के लोगों में से लेयर बाय लेयर लेंगे, फिर उसमें से सेलेक्ट कर। जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम सेलेक्ट करना है, पहले सभी खिलाड़ियों को खिलाएंगे, जो अच्छा खेलने वालों को फिर एक लेयर में लेंगे, फिर सबसे टॉप खेल रहा है। तो इस तरह से जो लेयर बाय लेयर है, इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। तो 2000 पेशेंट में से 100 पेशेंट कैसे ले रहे हैं हम? लेयर लेयर बना के। अगला होता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर का मतलब गुच्छों में, एक ग्रुप में से, मान लीजिए किसी स्टेट का एक कुछ है, तो उसमें से एक को ले रहे हैं, और कोई अलग स्टेट का है तो उसमें से एक ले रहे हैं, तो एक गुच्छे जैसा बोलते हैं हम, उसमें से एक ले रहे हैं, इसको कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। तो सिंपल बात में, तो सैंपल को हम पॉपुलेशन में कैसे ले रहे हैं, ये इन तरीकों से ले सकते हैं, या तो लॉटरी या कंप्यूटर के सिंपल रैंडम मेथड से रैंडमली किसी को उठा रहे हैं, तो ये रैंडम हो गया। सिस्टमेटिक हो रहा है कि एक तरीका है, जैसे हम जितने सुबह से ओपीडी आ रही है, तो रैंडम, जैसे एक को ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं, 4 और चौथा ऐसे पेशेंट, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ले रहे हैं, उसको सैंपलिंग सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मतलब लेयर, पहले फर्स्ट लेयर उठा रहे हैं, फिर जो सेकंड, इस तरह से इसको हम स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। क्लस्टर मतलब एक ग्रुप्स, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के एक में उठा रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, तो ऐसा स्ट्रैटिफाइड बना रहे हैं, इसको क्लस्टर बना रहे हैं, तो इसको क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। अब जो है दूसरा जो सैंपलिंग मेथड है वो नॉन प्रोबेबिलिटी। यहां पर सभी को चांस नहीं मिलता चांस का। यहां पे क्या होता है? कन्वीनियंट सैंपलिंग। मतलब क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है, जो भी रिसर्च करने वाला है, अपनी आसानी के हिसाब से वो सैंपल सेलेक्ट करता है। जैसे एक कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए इतने 2000 हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट आए,
तो अपनी आसानी क्या देखता है कि अपने घर के करीब या जितनों जिसको आसानी से वो विजिट कर सकता है उसको ही लेता है। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग उसे कहते हैं जो रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को उठाता है, तो उसे कहते हैं रिसर्च सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग उसे कहते हैं जो उद्देश्य पूर्वक अपने रिसर्च के हिसाब से जो उसको जरूरत पड़ रही है उसी को उठा रहा है और दूसरों को चांस नहीं दे रहा है, तो इसे कहते हैं हम पर्पजिव। कुछ उद्देश्य के हिसाब से वो सैंपल चुन रहा है, मतलब इसी में से मुझे यही एज ग्रुप का चाहिए, यही एरिया का चाहिए, इतनी ही हाइट का चाहिए, तो ऐसे कुछ ना कुछ उद्देश्य के हिसाब से वो उस पॉपुलेशन में से किसी को चुन रहा है, तो उसे कहते हैं पर्पजिव सैंपलिंग। नेक्स्ट होता है कोटा सैंपलिंग, मतलब एक स्पेसिफिक इसमें से किसी न किसी खास वजह से एक कोटा बेसिस पे उठाता है, तो इसे कहते हैं कोटा सैंपलिंग। तो ये है दो तरीके की सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ये दो सैंपलिंग और सैंपलिंग हो गए। एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं हम सैंपल सेलेक्ट करने से? पहला फायदा ये है क्योंकि सभी 2000 या 10,000 पेशेंट पे करने के बजाय ये टाइम सेविंग होता है, सेव टाइम एंड कॉस्ट। दूसरा होता है इजी टू कंडक्ट रिसर्च, क्योंकि पूरे गांव को रिसर्च करने से अच्छा है सैंपल उठाकर कुछ ही लोगों पे करने से इजी होता है रिसर्च करने में। तीसरा नेक्स्ट होता है अलो वैलिडिटी कंक्लूजन इफ सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होता है? ये आसानी से मिल जाता है, कंक्लूजन लेने के लिए सैंपल रिप्रेजेंटेटिव को लेने से आसान हो जाता है। ये है हमारा सैंपल और सैंपलिंग। नेक्स्ट है वेरिएबल। तो वेरिएबल किसे कहते हैं? इसको हम चर कहते हैं आसान भाषा में, या जिसको वेरिएशन होता रहता है। मान लीजिए आप वेरिएबल्स का टर्म क्या होता है? एक इंसान का वेट दूसरे से वेट से डिफरेंट रहता है। एक अगर 40 किलो है तो किसी का 50 है, किसी का 45 है। तो इस तरह से जो रेगुलर हर इंडिविजुअल में जो चेंज होने वाला है या हर एक चीज में जिसमें चेंज नजर आ रहा है, तो उसे कहते हैं हम वेरिएबल। जिसमें वेरिएशन नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। रिसर्च में इसे हम क्या कहते हैं? जो चर, या नहीं तो जिसको हम वेरिएशन नजर आता है। तो ये क्या होता है? वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन डिफरेंट वैल्यू अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो एक से दूसरे में जो डिफरेंस नजर आए उसे कहते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल दो तरह का होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये कॉज होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये जैसे फर्स्ट वाला कारण है तो दूसरा कार्य है, ये तो इफेक्ट होता है। ये फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट जो होता है कॉज होता है, ये इफेक्ट होता है। तो सिंपल हम समझेंगे क्या होता है। जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे कहते हैं, जैसे एक ट्रायल ड्रग दे रहे हैं, मान लीजिए एक्स नाम की दवाई हम डायबिटीज शुगर के पेशेंट को दे रहे हैं। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं? कुछ चेंजेस करते हैं, तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम वो देखते हैं। इसे कहते हैं हम डिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट इसको आजाद है, जिसको हम हमेशा उसका या तो डोज कम करते हैं या उसकी एमजी बढ़ाते हैं या उसका अनुपात बढ़ाते हैं। तो रेगुलरली हम इंडिपेंडेंट में चेंज करते हैं। चेंज करने से इसमें क्या चेंज आया है? मतलब यहां पर हम डायबिटीज की दवाई चेंज करें तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या आया, तो ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट पे। तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो चर होता है। तो डिटेल में समझेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर। तो रिसर्चर इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करता है। जैसे कोई दवाई है, एक्स नाम की दवाई है जिसको डायबिटीज में, वो डोज कम करते रहता है, बढ़ाते रहता है या और किसी के साथ मिलाता है। तो रिसर्चर यहां पर कंट्रोल करता है या मैनिपुलेट करता है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्रिडिक्टर और एक्सपोजर वेरिएबल। तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन आयुर्वेदिक ड्रग्स। तो कोई आयुर्वेदिक ड्रग्स दे रहे हैं जो हम कम ज्यादा कर रहे हैं, उसकी एमजी बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का दिस वन। नेक्स्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो द वेरिएबल दैट चेंज इन रेस्पॉन्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल्स मतलब जो चेंज हो रहा है, क्योंकि कॉज में चेंज किए इसलिए कारण में चेंज किए इसलिए कार्य में चेंज हो गया। क्योंकि मान लीजिए एक प्लांट है जिसको पानी कम दे दिए तो प्लांट का ग्रोथ रुक गया, पानी बढ़ा दिए तो ग्रोथ बढ़ गया। तो इसलिए तो वेरिएबल दैट चेंज इन द रेस्पॉन्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल्सो कॉल्ड एज ए आउटकम वेरिएबल और इफेक्ट। दिस इज अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ब्लड शुगर लेवल आफ्टर ट्रीटमेंट। तो आपका
चेंज कहां पे कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट में कर रहे हैं। इसका इफेक्ट कहां पे नजर आया? डिपेंडेंट। तो रिडक्शन ऑफ ब्लड शुगर, ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और आज का जो लास्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम कहते हैं क्वालिटी या गुण। यहां पर क्वालिटी और गुण में एक खासियत होती है, यहां पर नंबर्स नहीं होते किसी हम मैथमेटिकल फॉर्मूले में, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिक मैथमेटिकल का साइंस है, पर यहां पर हम नंबर यूज नहीं करते, सिर्फ क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर नंबर्स में नहीं देते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? इसको हम गुण कहते हैं। तो एट्रीब्यूट आर द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकल बट आर डिस्क्राइब्ड बाय कैटेगरीज। तो यहां पर किसी को नंबर नहीं दिया जाता, पर रिसर्च में हम इसको कुछ ना कुछ उसके गुण बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल, सेक्स, मेल है पेशेंट या फीमेल है, तो इस तरह से हम कुछ अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। दूसरा होता है ब्लड ग्रुप, ए है, बी है, ए बी है, वो क्या होता है? ये ग्रुप। तो यहाँ पर नंबर का यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्वालिटी कैरेक्टर दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं एट्रीब्यूट देना। और नेक्स्ट होता है स्मोकिंग स्टेटस, स्मोकिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, या प्रकृति जैसे वात जाए, पित्त जाए, कफ जाए। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर नंबर देने के बजाय अगर उसका कुछ ना कुछ उसका क्वालिटी बता रहे हैं तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट्स को हम क्लासिफाई करने के लिए उनकी क्वालिटी के हिसाब से, तो यंग, एल्डरली, ऐसे कुछ ना कुछ तो देके हम क्वालिटी के हिसाब से हम क्लासिफाई करने में एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एनालाइज यूजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बार बार जो आ रहा है फ्रीक्वेंटली, तो उसको समझने के लिए हम एट्रीब्यूट का सहारा लेते हैं। परसेंटेज और चाई स्क्वायर टेस्ट का सहारा लेके हम क्या करते हैं? यहाँ पर स्टैटिस्टिक में हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है एट्रीब्यूट। तो आज की क्लास में हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन, सैंपल सैम्पलिंग, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट करिए और आपके क्लासमेट के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।